सुनील अपने काम से लौटकर घर में घुसा ही था कि तभी उसकी माँ कमला जी ने रोना शुरू कर दिया। सुनील माँ को चुप कराता उससे पहले ही उसकी छोटी बहन प्राची भी शुरू हो गई और बोली, अरे भैया, तुझे क्या पता, तेरे पीछे से हमें कैसे कैसे बोल सुनाए जाते हैं, कैसे हमारी बेइज्जती की जाती है। भाभी ना तो हमें टाइम से खाना देती है और दूध के नाम पर तो मानो पानी ही पकड़ा देती है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। तभी माँ रोते हुए बोली, तुझे पता नहीं बेटा, हम कैसे अपना वक्त काट रहे हैं। तभी सुनील की बीवी सुमन अंदर से सुनील के लिए पानी लेकर आ रही थी। ये सब सुन उससे रहा नहीं गया और उसने बोल दिया कि क्यों झूठ बोल रही हो माँ जी, पूरे दिन तो तुम्हारे पीछे खाने की थाली लेकर तुम्हें मनाती रहती हूँ, तुम फिर भी नहीं मानती। मैं दूध को कहीं अलग तो उबालती नहीं हूँ, यहाँ बाहर ही हांडी में दूध उबलता है, अपने ही हाथ से दूध लेती हो तुम, और वही दूध मैं अपनी बेटी को भी देती हूँ, तो इसमें पानी वाली बात कहाँ से आ गई। भाभी तू तो रहने ही दे, हमारे लिए यहाँ पानी डालकर रख देती है और अपने लिए अंदर अलग से बिना पानी का दूध उबालती है। भैया को सब पता है क्या तू करती है और क्या नहीं। दीदी वो तो तुझे भी पता है कि वो दूध तो अलग से घी निकालने के लिए गर्म किया जाता है और उसमें से कोई दूध नहीं पीता, उसका तो बस दही जमाया जाता है। तुम क्यों झूठ बोल रही हो, पीने वाला दूध तो सबके लिए यही है। तभी प्राची बोली, रहने तो भाभी, मुझे सब पता है, अगर सब लोग यही दूध पीते हैं तो कल फिर आपकी बेटी मोनू अंदर बैठी कौन सा दूध पी रही थी। दीदी तुम तो छोटे से दिमाग से शर्त कर रही हो। अरे ये दूध मांग रही थी और बाहर दूध गर्म नहीं हुआ था, इसलिए अगर मैंने थोड़ा सा दूध अंदर वाले में से दे दिया तो क्या हो गया। तभी अम्मा बोल पड़ी, बेटा अब तूने खुद ही देख लिया कि कैसे खुद माँ बेटी बिना पानी का दूध पीती हैं और हम सबके लिए पतला सा दूध रखती है। तभी सुमन फिर से बोली कि माँ जी, मैंने तो कभी अंदर बिना पानी का दूध नहीं लिया, इतना झूठ तो मत बोलो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तक सुनील सब चुपचाप सुन रहा था। अचानक उसने अपनी साइकिल वहीं पटकी और अपना जूता उतार सुमन को मारने लगा। बेचारी सुमन ये कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर सुनील पर तो एक ही धुन सवार थी। बोला, मुंह बंद कर अपना, अगर सांस भी निकाला तो खैर नहीं तेरी। सुमन अब तक यही सब तो सहती आई थी। जब भी माँ बेटी का दिल करता सुनील के आते ही शुरू हो जाती, और जब तक सुनील सुमन को मूंछ की तरह कूट नहीं लेता तब तक माँ बेटी का खाना हजम नहीं होता। जब भी कभी सुमन पलट कर कोई जवाब देती तो हर बार माँ बेटी ये धमकी देती कि आने दे सुनील को, तेरी हड्डियां ना तोड़वाई तो मेरा नाम भी कमला नहीं। सुमन जानती थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर सुनील उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, मानेगा तो अपनी माँ और बहन की ही। इसलिए वो अक्सर पिटने के डर से चुप रह जाती थी, पर फिर भी माँ और बेटी को कहाँ चैन आता था। हर तीसरे दिन किसी न किसी बात पर क्लेश कर ही देती थी और सुमन पर भी कभी लातों, कभी मुक्कों, कभी की बारिश करवा ही देती थी। पुरानी चोटें कभी ठीक नहीं हो पाती थी, उससे पहले ही माँ बेटी और मरवा देती थी। यही क्रम बन गया था और यही सुमन की नियति। पर आज सुमन चुप नहीं थी, वो बार बार कहे जा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। सुनील अब जूता छोड़ लात घूसे पर आ गया था, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था, पर सुमन ने आज जैसे ठान लिया था कि आज वो चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। सास और ननद अभी यही कहे जा रही, देख रहा है तू, तेरे सामने जब इतने जबान चल रही है तो तेरे पीछे से क्या क्या कहती होगी ये हमें। सुनील का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और उसी के साथ बढ़ती जा रही थी उसकी बेरहमी। वहीं एक कोने में बुरी तरह से डरी सहमी सुमन की 10 साल की बेटी मोनू खड़ी थी। उसका अपना पिता उसके सामने ही माँ को जानवर की तरह मार रहा था और दादी और बुआ उसकी माँ को बचाने के बजाय उसके पापा को रुखसा रही थी। जब भी ऐसा होता तो अक्सर मोनू की ताई सरिता बीच में आ जाया करती और वो सुमन को जहाँ तक हो पाता सुनील से बचा लिया करती थी। पर आज ताई जी अभी तक खेतों से वापस नहीं लौटी थी। मोनू को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी माँ नहीं बचेगी। बेचारी बच्ची की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने पिता को रोक सके। सुमन जोर से चिल्लाई, अरे दुश्मन मार ही डालेगा क्या मुझे? अरे डाइनो, जब मैं मर जाऊंगी तभी तसल्ली होगी क्या तुमको? देख ले भैया कैसे जीप चल रही है इसकी, हमको डायन कह रही है। हम इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे, अब तो हमें कुआं नदी में गिर के मरना ही पड़ेगा। तभी वह मोनू के दादा राम सिंह जी आकर सुनील को जोर से धक्का देते हुए बोले, अगर अब हाथ भी लगा दिया बहू को तो जान से मार दूंगा। ससुर जी को वहां देख सुमन उनके पैरों में आ गिरी तो उन्होंने सुमन को उठाकर अपने हालात संभाल अंदर जाने को कहा और अपनी पत्नी कमला और बेटी प्राची से बोले, तुम दोनों में इंसानियत नाम की चीज भी है या नहीं, जो यहाँ खड़ी होकर दोनों बहू को पिटवा रही हो, और ये कमीना उसे जानवर की तरह बुरी तरह पिटता जा रहा है। कैसी औरत हो तुम दोनों, औरत होकर भी तुम्हें कोई औरत का दर्द नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुम्हारे ढंग देखकर एक दिन मुझे जरूर मरना पड़ेगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी कमला जी बोली, हाँ तेरी ही सर चढ़ाई हुई है ये।
नहीं तो ऐसी बहू को तो मैं पैर की जूती भी न समझूं। अरे ऊपर वाले से तो डर, किसी की आत्मा की जाई है ये। उसकी इस छोटी सी बच्ची से पूछ, इसकी माँ है ये। और इस कमीने की अकल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। जिंदगी और बुढ़ापा दोनों इसी के संग काटने हैं इसे। राम सिंह जी ने कहा तो कमला जी झुंझलाते हुए बोली, अरे मेरी चले तो इसे आज ही घर से निकाल दूं और कल ही नया ब्याह कर लाऊं मेरे बेटे सुनील का। इसके तो नाखून तक के ब्याह हो जाएंगे। तो राम सिंह जी बोले, अरे बस, तो किसी का नहीं चलता, नहीं तो मैं भी तुझे कब का घर से निकाल देता। और फिर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोले, अरे तुझे भी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। तुझे भी किसी के घर जाना है, अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ तब तू क्या करेगी। सुमन अभी भी वहीं खड़ी थी। यहाँ समाज में बहुएं कभी जेठ ससुर के सामने मुंह नहीं खोलती थी और सुमन ने भी कभी ससुर के सामने मुंह नहीं खोला था, पर आज खुद को रोक नहीं पाई। बोली, पापा जी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इसका कोई पता नहीं अब कब मुझे मार दे। तो राम सिंह जी बोले, अरे बेटी मैं हूं ना, मेरे रहते क्यों चिंता करती हो। तेरे पिता से मैं लाया था तुझे मांग कर, तो मेरी जिम्मेदारी है तू बेटी। सुमन कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई, पर मोनू भी वहीं खड़ी कोने में सुबकियां ले रही थी। सुमन ने अंदर जाकर अपने मायके में खबर कर दी थी। आज उसके मायके वाले आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों को लेकर आए थे। जैसे ही सुमन ने अपने मायके वालों को देखा तो खुद को रोक ना पाई और भाई और पिता के सीने से लगकर खूब रोई। बहन का सुजा हुआ चेहरा, जगह जगह नीली पड़ चुकी चोटें देख सुमन के दोनों भाइयों की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अगर समाज उनको आज जरा सा भी आज़ादी देता तो वो सुनील का वो हाल करते जो सुनील ने उसकी बहन का किया था। बहुत सारे लोग बैठे थे। सुनील के बड़े भाई और पिता की गर्दन शर्म से ऊपर नहीं उठ रही थी। सुमन के पिता ने कहा कि आज हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। तो राम सिंह जी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सुमन की सास कमला जी बीच में आ गई और बोली, अरे ले जाने दीजिए ना, हमें नहीं चाहिए इनकी बेटी। तो सुमन ने अपनी बेटी को ले जाने के लिए कहा, पर सुनील ने मोनू को उसके साथ नहीं जाने दिया और बोला, अरे पता नहीं कहाँ बेच खाएगी मेरी बेटी को, जाती रहो मेरी नज़रों के सामने से, कहकर उसने मोनू को गोद में उठा लिया। तो सुमन भी गुस्से में मोनू को छोड़ अपने परिवार के साथ चली गई। छोटी सी बच्ची अपनी नज़रों से कभी अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी तो कभी अपनी दादी अम्मा और बुआ की तरफ, जिनके पास उसे अब रहना था। उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि उसका किसके साथ रहने का मन है। माँ साथ ले जाना चाहती थी पर आपने जाने नहीं दिया। उसके आंसू अब रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। पर तभी सरिता ताई जिनके कोमल स्पर्श ने जैसे उस बच्ची की जान में जान डाल दी। ताई जी बोली, तो चिंता मत कर बेटी, मम्मी तो गई तो क्या हुआ, मैं और दादाजी हैं ना, और फिर कुछ दिन में मम्मी भी आ जाएंगी। उसकी सरिता ताई जी ने कभी भी मोनू और अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया था। अब सुमन को गए 3 महीने हो गए थे। प्राची और कमला जी दोनों माँ बेटी रोज मोनू को खेतों में जानवर चराने और सूखे उपले इकट्ठे करने भेज देती। रात की बासी रोटी और एक गिलास दूध पीकर बेचारी छोटी सी बच्ची पूरे दोपहर खेतों में जानवर चराती और सूखे उपले इकट्ठे करती रहती। दादी और बुआ दोनों आराम से घर में बैठी रहती और शाम में जब भूखी प्यासी मोनू खेत से घर लौट कर आती तो दादी और बुआ दोनों ही घर को ताला लगाकर किसी के यहाँ गप्पे मार रही होती। पर मोनू के लिए तो पूरे दिन का यही पल सबसे अच्छा पल हुआ करता था, क्योंकि इसी बहाने से वो थोड़ी देर मोहल्ले के बच्चों के संग खेल भी लेती और सरिता ताई के पास जाकर चुपके से भरपेट खाना भी खा लेती थी। उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं दादी माँ और बुआ ने देख लिया तो उसे पीटेंगी। सुनील के लिए मोनू उसकी बेटी तो थी, पर वो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे तो ये लगता था कि उसकी माँ और बहन उसकी बेटी मोनू का बड़े अच्छे से ख्याल रखती हैं। नन्ही सी जान मोनू अपने पिता के गर्म स्वभाव की वजह से कभी कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी माँ के साथ उसके पिता के बर्ताव का जो डर था वो मोनू की हड्डियों तक में समा गया था। इसीलिए वो कभी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करती थी। एक बार प्राची ने मोनू को ताई के पास बैठकर खाना खाते हुए देख लिया तो मोनू की चोटी पकड़कर बाहर खींच लाई और उसके बाद सुनील से शिकायत कर दी। तो सुनील ने भी उसे बहुत डांटा। तब से ही मोनू बहुत डर गई थी और जब आसपास कोई नहीं होता तभी वो ताई के पास जा पाती। सरिता भी क्लेश से डरती थी, इसीलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पिछले 3-4 दिनों से ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। इस मौसम में रोज़ सुबह छाछ और दलिया खाना और दिन भर पानी में जानवरों के पीछे भागना, कई बार बारिश में भीग जाना। बेचारी मोनू का कोमल शरीर ये पीड़ा कब तक सहता, तो वो बीमार पड़ गई। जब उसने अपनी तबीयत के बारे में दादी माँ और बुआ को बताया तो उनको यही लगा कि वो काम न करने का बहाना कर रही है और उसे ज़बरदस्ती खेतों पर जानवर चराने भेज दिया। एक दिन शाम को जब मोनू खेत से लौटी तो पूरी भीगी हुई थी। उसका थका हुआ शरीर बुखार से तप रहा था। घर के अंदर जाकर उसने देखा कि दादी माँ और बुआ
आज फिर ताला लगाकर कहीं बाहर चली गई है। मोनू ने सरिता ताई जी को आवाज़ लगाई तो ताई जी दौड़कर आई और उसकी हालत देखी तो सबसे पहले उसके कपड़े बदलवा कर उसको चाय बना कर दी और फिर बुखार की गोली देकर वहीं अपने पास आराम करने को कहा। पर मोनू बेचारी डर की वजह से बाहर वाले कमरे में आकर लेट गई। कुछ देर बाद जब मोनू को थोड़ा आराम मिल गया तो वो ताई जी के पास आई और बोली, ताई जी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सवेरे से थोड़ा सा दलिया ही खाया है, रोटी पानी में गिरकर भीग गई थी तो दोपहर में कुछ भी नहीं खा पाई। अगर सवेरे की रोटी सब्जी है तो वही दे देना। तभी सरिता ने फटाफट गर्म रोटी सेकी और सुबह की सब्जी के साथ मोनू को दी और साथ ही एक गिलास गर्म दूध और गुड़ भी लाकर मोनू की थाली में रख दिया। मोनू ने खाना शुरू ही किया था कि तभी उसकी बुआ प्राची वहाँ आ गई। अच्छा, तो यहाँ बैठी रोटियाँ तोड़ रही हैं, हम तुझे भूखा मारते हैं क्या? तुझे खाने को नहीं देते क्या जो तू यहाँ मांग कर खाना खा रही है? प्राची ने कहा तो सरिता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि प्राची, किसी और की ही है क्या ये छोरी? ये घर क्या इसका नहीं है? इसने अगर यहाँ खाना खा लिया तो क्या हो गया? अरे नहीं भाभी, मैं वो बात नहीं कर रही, ये बड़ी कामचोर है, काम न करना पड़े इसीलिए तुम्हारे पास छुप कर बैठ जाती है और फिर खाना मांग कर ऐसे दिखाती है जैसे हम तो इसे भूखा मारते हैं। प्राची, जब मैं इस घर में आई थी तब तुम ढंग से नाक पूछना भी नहीं जानती थी। तब से तुमको ननद होने के बाद भी बेटी की तरह ही पाला है मैंने। तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ मैं, इसलिए मेरे सामने बेकार की बातें मत कर। सब जानती हूँ मैं कि तुम उसे कैसे रखती हो और कैसे नहीं। पिछले 3 महीने से देख रही हूँ, मैं रोज उसे बासी रोटी और साग खिलाकर खेत में भेज देती हो। शाम में जब वो आती है तो घर पर उसे ताला लटका हुआ मिलता है। तुम दोनों माँ बेटी इतना भी नहीं देखती हो कि वो ज़रा सी बच्ची है और उसकी माँ भी यहाँ नहीं है। उसकी आज हालत देखी तुमने? बारिश में भीग कर बुखार से तप रही थी बेचारी, दर्द से सर फटा जा रहा था उसका। अरे थोड़ी तो शर्म करो, कहकर सरिता वहीं बैठ गई और जब तक मोनू ने खाना खत्म न कर लिया तब तक सरिता वहाँ से हिली भी नहीं। रात को मोनू को लेकर खूब क्लेश हुआ तो सुनील ने मोनू को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब बेचारी मोनू किसी के पास जाकर रो भी नहीं सकती थी, बस मन में सोचती रही और रोती रही कि जब मुझे यहाँ इसी हालत में रखना था तो क्यों नहीं जाने दिया मेरी माँ के साथ मुझे। रोते रोते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और जब सुबह उठी तो बुखार से तप रही थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। दादी माँ ने आज फिर उसे इस हालत में भी छाछ और दलिया खिला जानवरों के पीछे खेत पर भेज दिया। आज सरिता भी खेत पर आई हुई थी तो जब उसने मोनू को इस हालत में भी जानवरों के साथ खेत में देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। कैसी माँ बेटी है ये? कल छोरी से चला भी नहीं जा रहा था और आज फिर उन्होंने इसे जानवर के पीछे खेत पे भेज दिया। जरा भी दया नहीं आई इस बच्ची की हालत पर। आज सरिता को सुमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों उनके पास छोड़कर गई थी वो अपने दिल के टुकड़े को। सरिता ने मोनू को बुला उसे आराम करने को कह दिया और बोली, तू चिंता मत कर, ये जानवर मैं देख लूंगी, तो यहीं लेट कर आराम कर ले। सरिता ने देखा तो उसका शरीर अभी भी बुखार से तप रहा था पर वो खेत में कर भी क्या सकती थी, इसीलिए उसको लिटा दिया। दूसरे दिन सुबह जब मोनू उठी नहीं तो सुनील ने उसका तपता शरीर देखा तो वो गांव के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मोनू को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दे दी। 3 दिन तक यही हाल चलता रहा। मोनू की हालत में कोई सुधार नहीं था। सरिता ने कितनी बार कहा कि शहर ले जाओ पर दादी माँ और बुआ ने सरिता की एक न चलने दी और न ही सुनील ने किसी की सुनी। आज शनिवार था तो मोनू के ताऊ रमेश आज 15 दिन बाद ड्यूटी से घर लौटे थे तो सरिता ने उन्हें मोनू की तबीयत के बारे में बताते हुए उन्हें सारी बातें बताई तो रमेश ने आकर सुनील को समझाया और मोनू को तुरंत शहर ले चलने को कहा। तभी सरिता ने मोनू का मुंह पोंछा और उसे स्वेटर पहनाया तो मोनू ने धीरे से एक गिलास दूध मांगा तो सरिता तुरंत दूध गर्म कर ले आई और मोनू को सहारा देकर बिठाकर दूध पिलाया। दूध का गिलास ताई को वापस दे मोनू फिर से चारपाई पर लेट गई। तभी रमेश और सुनील ने मोनू को उठा मोटरसाइकिल पर बीच में बिठाया और शहर के लिए चल पड़े। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बीमार मोनू के पास शायद अब और सांसें नहीं बची थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में ही मोनू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मोनू ने दम तोड़ दिया। इस दुख भरे संसार से हमेशा के लिए चली गई थी, एक ऐसे संसार में जहाँ उसे न दादी का डर था, न बुआ का, न भूख का। अब न उसे बारिश में जानवर चराने जाना होगा और न ही सूखे उपले उठाने। हाँ, अगर किसी को याद कर रही होगी तो अपनी माँ सुमन को, जिसे जाने से पहले वो कुछ भी कह ना पाई, और दूसरा शायद सरिता ताई को भी, जिसमें उसे सदा अपनी दूसरी माँ दिखाई दी। मोनू के बेजान शरीर को लेकर जब रमेश और सुनील घर लौटे तो घर में मातम फैल गया। रोना चिखना मच गया।
सरताए कोने में खड़ी अपनी और सुमन की बेबसी पर रो रही थी, तो वहीं रमेश फूल सी बच्ची के समय चले जाने पर रो रहे थे। रो तो सुनील भी रहा था, पर पता नहीं अपनी बेवकूफ़ी पर या बेटी को दुख देने के चक्कर में शायद दोनों पर ही रो रहा था। सुमन को लेने सुनील के चचेरे भाई महेश को भेजा था। जब सुमन ने महेश को देखा तो उन्होंने किसी अनहोनी आशंका से उसका दिल घबरा उठा। उसने महेश से पूछा तो महेश ने मोनू की वो खबर दी जिसे कोई माँ अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुनना नहीं चाहती। सुमन वहीं गिर पड़ी और बोली, मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। महेश तुरंत सुमन को लेकर वहाँ से गांव के लिए चल पड़ा, लेकिन जब तक सुमन वहाँ पहुँची गांव के बुजुर्गों ने मोनू का दाह संस्कार करवा चुके थे। रास्ते भर रोती आई सुमन की पथराई आंखें अपनी आत्मा के टुकड़े को आखिरी बार देख भी ना पाई। कहाँ उसने मोनू को डोली में बिठाकर विदा करने के सपने संजोए थे और कहाँ आज उसकी लाडो बिना कुछ कहे ही चली गई। पता नहीं इस बीच कितना याद किया होगा उस नन्ही सी जान ने अपनी माँ को। पता नहीं कितनी बातें होंगी जो अपनी माँ से कहना चाहती होगी। न जाने कितने दुख दिए होंगे इन लोगों ने उस बच्ची को। न जाने कितने दर्द सहे होंगे उसने। अगर एक बार माँ से मिल लेती तो शायद एक मुस्कुराहट लिए विदा होती इस संसार से। सुमन यही सब कहकर अपनी छाती पीट रही थी। लाडो, मैं तो मजबूर हो तुमसे थोड़ी दूर ही गई थी, पर तू अपनी सभागी माँ से इतनी नाराज हो गई कि हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। सुमन बस चीख चीख कर यही कह रही थी कि लाडो, तेरी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ। इन हत्यारों के बीच तुझे छोड़कर मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। माफ़ कर देना मेरी मोनू बिटिया मुझे, कहकर सुमन जोर जोर से रोने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।